हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित भगत है और आज हम शुरू करेंगे हमारी नेशनल इनकम की यूनिट से कुछ नए टॉपिक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हम देख लेते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलेंगे सकल निवेश। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, इट रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब भाई जो भी हमने कैपिटल, जो भी पूंजी हमारी फर्म में या इकोनॉमी में लगाई गई है, ठीक है, तो उसका एडिशन मतलब कि उसमें इंक्रीज क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। आगे बात समझ में। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूं। मान लो फर्म, किसी भी फर्म के अंदर, ठीक है, कोई एक फर्म है, मान लो XYZ लिमिटेड। अब जो ये फर्म है, इनके पास इन्होंने एक जो है मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी? एक मशीनरी खरीदी। मान लो 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। ठीक है, 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली भाई। तो ये जो इसका 1 लाख रुपए का प्राइस है, ये क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब कि जिस वैल्यू पर वो इन्वेस्टमेंट की गई है, मशीनरी इन्होंने खरीदी, तो ये क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है ना। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर वो इन्वेस्टमेंट की गई है, वो उसकी जो होल वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू, या मैं कह सकता हूं जिसपे उसको परचेज किया है, हिस्टोरिकल वैल्यू जिसपे खरीदी गई है, तो उस वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मान लो ये मशीनरी को भाई इस फर्म ने 3 साल के लिए यूज कर लिया। ठीक है, 3 साल इस मशीनरी को यूज कर लिया, तो इस मशीनरी की वैल्यू उतरी रहेगी क्या? नहीं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो 1 लाख की खरीदी थी, तो इसकी वैल्यू हो गई मान लो 50,000। ठीक है, तो जो 50,000 का लॉस हुआ, मतलब कि 1 लाख में से 50,000 की वैल्यू रह गई, और जो 50,000 का लॉस हुआ, मतलब कि 50,000 का जो डिक्रीज आया, फॉल आया इस एसेट्स के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है वो? डेप्रिसिएशन। इसके बारे में भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। अब मान लो ये मशीनरी 1 लाख की थी। ठीक है भाई, 1 लाख की मशीनरी थी, 50,000 इसमें लॉस आ गया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू कितनी बची? 50,000। तो ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगी ये? नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। आगे बात समझ में? जैसे कि मान लो भाई किसी भी फर्म के अंदर, या मान लो कोई दूसरी एसेट ले लेते हैं, किसी भी फर्म के अंदर कोई फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर की वैल्यू 60,000 थी। ठीक है, 1 साल उसको यूज किया, तो यूज करने के बाद मान लो यूज किया तो 20,000 उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, अब घट गई तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 40,000। तो जो 40,000 की वैल्यू, ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। जिसपे उसको खरीदा वो क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ये 20,000 क्या है? ये हमारा डेप्रिसिएशन है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इट रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है भाई, स्टॉक ऑफ कैपिटल कह लूं या इन्वेस्टमेंट कह लूं, तो इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज आया है, ठीक है, जो वो स्टॉक ऑफ कैपिटल में, मतलब कि जो ये कैपिटल बढ़ गई है, इसकी कोई इन्वेस्टमेंट की है मैंने बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल बढ़ गई है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब मैं बोलूं कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? देखो कैपिटल स्टॉक का मतलब फिक्स एसेट से होता है। ठीक है, या इसका मतलब एक चीज और, जिसको हम बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, तो ध्यान रखना, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। तो इसमें दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? फिक्स एसेट और अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो लास्ट में बच जाता है, ईयर के एंड में जो स्टॉक बच जाता है, उसको हम अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है। अब हम देख लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है। कह रहा है इट रेफर्स टू एक्चुअल एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। एक्चुअल एडिशन, ठीक है, मतलब कि जो एडिशन अब हुआ है, मतलब कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई, 60,000 का फर्नीचर था, 20,000 उसमें 20,000 उसमें से लेस हो गए, तो उसके बाद बचा कितना? 40,000। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया नेट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखना, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो नेट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होगा?
नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन, या मैं नेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले की बात करूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर काम आएगी। इसके बाद डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब डेप्रीशिएशन क्या होता है देखो, मैंने बताया इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आया, उसकी वैल्यू में गिरावट आया। फर्नीचर 60,000 का था, 20,000 जो है उसमें से कम हो गए क्योंकि हमने उसका यूज किया, तो जो उसमें गिरावट आई है वही क्या कहलाएगी, डेप्रीशिएशन। हिंदी में हम बोलेंगे मूल्यह्रास। आगे बात समझ में? ठीक है, तो जो भी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है बिकॉज ऑफ यूजेज, ये कई सारे कारण होते हैं, कारण भी हम पढ़ लेते हैं। तो जो कई कारणों की वजह से जो उसमें डिक्रीज आ जाता है उसकी वैल्यू में, तो उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं डेप्रीशिएशन के रीजंस। ठीक है, रीजंस क्या है देखो ध्यान से। नॉर्मल वियर एंड टियर, मान लो ये फर्नीचर मैंने खरीदा तो कुछ टूट फूट हो गई होगी, फर्नीचर कहीं से क्रैक हो गया होगा या खराब हो गया होगा, तो उसकी वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, भाई टाइम बीत गया, 1 साल हो गए इस फर्नीचर को यूज किए, तो समय बीतने के साथ भी तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी से, है ना। मान लो आज आपने एक फोन खरीदा, ठीक है, उस फोन की वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, आईफोन आपने खरीद लिया, 1 लाख रुपए का आईफोन है। अब भाई कोई नया, जैसे आईफोन 11 खरीद लिया आपने, 11 प्रो, भाई उसके बाद आईफोन 12 आ गया। ठीक है, तो आईफोन 11 की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। या मान लो पहले कीपैड जो मोबाइल्स आते थे वो महंगे आते थे, जैसे जैसे स्मार्टफोन आए, नई टेक्नोलॉजी है, तो कीपैड मोबाइल जो है वो सस्ते हो गए। ठीक है, तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस वजह से भी एसेट्स की वैल्यू कम होती है। चेंज इन डिमांड, या किसी जो फिक्स एसेट है उसकी डिमांड में कमी आ गई। ठीक है, लोग उसकी मांग कम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से भी जो है वो वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसके प्राइस भी जो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके रीजंस हो गए। अब कुछ और चीजें देख लो। देखो डेप्रीशिएशन के कई सारे नाम होते हैं, आगे हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमको क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के नाम मिलेंगे, तो हम किस तरीके से उनको पहचानेंगे, तो हमें पता होना चाहिए डेप्रीशिएशन के क्या क्या और दूसरे नाम है, डेप्रीशिएशन किन और नामों से जाना जाता है। देन डेप्रीशिएशन इज आल्सो नोन एज, फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम बोलते हैं। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसको बोला जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है, और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, हिंदी में मैंने लिख दिए हैं, तो ये नामों को ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट नाम जो है, इसके नेम्स जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल लॉस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, पूंजीगत हानि। तो कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, कह रहा है इट रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट की वैल्यू में लॉस हो गया, बट कैसे, ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस का मतलब, ठीक है, ऐसी कोई हानि हो गई जिसके बारे में हमको पता नहीं है, इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर ऐसा लॉस जिसके बारे में हम जानते नहीं है। ठीक है, या कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, बाढ़ वगैरह आ गई भाई। ठीक है, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, हमको पता रहता है कि आने वाले टाइम में भाई हमारी चोरी हो जाएगी। ठीक है, या कोई हमारी फिक्स एसेट चोरी हो जाएगी, नहीं पता रहता। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, ये भी जो है अचानक से होता है। तो इन सब चीजों की वजह से अगर कोई फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल लॉस। आगे बात समझ। मान लो एक फर्म में एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, और वो जो है भाई 1 महीने बाद चोरी हो गई। ठीक है, तो वो लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो वो क्या है, कैपिटल लॉस है। आगे बात समझ में, तो वो क्या है, कैपिटल लॉस है, क्योंकि उसके बारे में हमको पता नहीं था। डेप्रिसिएशन के बारे में तो हमको पता रहता है, ठीक है, कि भाई डेप्रिसिएशन लग गया, उसका यूज करेंगे तो वैल्यू कम होगी, बट कैपिटल लॉस के बारे में हमको पता नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो देख लो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले मीनिंग देखो, मीनिंग मैंने बता दिया, तो मीनिंग आप समझ गए। इसके बाद सेकंड बेसिस है इसका प्रोविजन फॉर लॉस। ठीक है भाई, दोनों ही हमारे लॉस हैं, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक लॉस है, ठीक है, और कैपिटल लॉस भी हमारा लॉस हो गया।
तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है और उसके बारे में हमें पता रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन इज मेड फॉर एसेट्स, ठीक है भाई, किसी भी फिक्स एसेट के लिए प्रोविजन बनाया जाता है अगर उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन का हमें पता रहता है, तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोविजन मान लो वो अमाउंट है जो कि हम प्रॉफिट में से निकाल के रखते हैं किसी एसेट्स के लिए, ताकि इन फ्यूचर हम उसको दोबारा से परचेज कर सकें। मान लो आज आपने एक एसेट्स खरीदी है, ठीक है, मान लो आज आपने ये मशीन खरीदी, ये क्या है, हमारी एक मशीन है, ठीक है, आज आपने ये मशीन खरीदी, ठीक है, अब मान लो हमने भाई मान के चलिए कि जो है ये है 10 साल चलेगी, ठीक है, अब 10 साल बाद भी तो पैसा चाहिए इस मशीनरी को खरीदने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अलग से पैसा जो है प्रॉफिट में से निकाल के, ठीक है भाई, एक प्रोविजन बनाते हैं अलग से। मान लो एक प्रोविजन है, मतलब मान लो एक गुल्लक की तरह है जहां पे हम जो है यहाँ पे प्रोविजन बना रहे हैं, यहाँ पे पैसा रख रहे हैं, ठीक है। अब 10 साल बाद हम क्या करेंगे भाई, 10 मान लो 1 लाख की मशीनरी, तो 1 लाख रुपए इसमें इकट्ठा कर लेंगे या कुछ पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ताकि 10 साल बाद हम दोबारा से क्या कर सकें, वो मशीनरी खरीद सकें। तो प्रॉफिट में से निकाल के जो अलग से पैसा रख रहे हैं फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, वो क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है, ठीक है। बट अगर कैपिटल लॉस के केस में हम बात करें तो कैपिटल लॉस के केस में प्रोविजन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कैपिटल लॉस का हमें पता ही नहीं होता, चोरी हो जाएगी पता नहीं है, भाई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी पता नहीं है, समझ रहे हो, तो उस केस में हम प्रोविजन नहीं बना सकते। देन प्रोविजन इज नॉट मेड इन द केस ऑफ कैपिटल लॉस, या कह सकते हो नो प्रोविजन मेड। इसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं, भाई डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, मशीनरी चल रही है, ठीक है, 10 साल तक जो है मशीनरी चलती रहेगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 साल मशीनरी चलाई, वैल्यू कम हो जाएगी, पर उससे क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट आएगी, प्रोडक्शन रुकेगा क्या, नहीं, प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा, खाली उसकी वैल्यू कम हो रही है। बट अगर मान लो कैपिटल लॉस हो गया, उस मशीनरी को चुरा के ले गया, ठीक है, या मशीनरी के ऊपर कोई दीवार गिर गई मान लो, ठीक है, मशीनरी टूट गई भाई, ठीक है, या मान लो कोई चोर उसको चुरा के ले गया, तो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी? हाँ, कैपिटल लॉस के केस में प्रोडक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो इसमें जो है प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है, तो इसलिए लिखा गया इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट करना, ठीक है, तो ये रुकावट पैदा करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में कैपिटल लॉस। आगे बात समझ, ठीक है, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स हैं ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वीडियो के बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस नेशनल इनकम के किस तरीके से करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।